जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त और बिंदासी होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है लगातार एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। मैथ भी आपको प्रॉपर दिख रहा है और आपको जीएस भी प्रॉपर मिल रही है। जीएस के अंदर जिसमें हम स्टैटिक जीके को लेकर के चल रहे हैं। स्टैटिक जीके अगर आपने नहीं देखी तो इससे पहले हम 3 एपिसोड ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो हमारा आ रहा है वो 4था एपिसोड आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, जिसके अंदर हम लेकर के आए हैं भारत के गवर्नर जनरल वायसराय। इनके बारे में हम देख रहे हैं लगातार। अभी हम चल रहे हैं भारत के वायसरायों पर। तो हमने जो पीछे वाली वीडियो यानी कि 3rd एपिसोड में हमने आपको बताया था कि उसमें जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो कि 1921 तक चले थे। तो 1921 तक चले थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 1916 से लेकर के। तो उनके शासनकाल के बारे में हमने जाना था, क्या घटनाएं हुई थी उनके शासनकाल के अंदर, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी वो हमने आपको सारी कुछ बताया। अब इस वीडियो में चलते हैं आगे। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट वायसराय पर 1921 से लेकर के 1926 तक, जो कि आते हैं लॉर्ड रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट वायसराय है हमारे वो है लॉर्ड रीडिंग, ठीक है मेरे भाई। लॉर्ड रीडिंग जो है वो 1921 से लेकर के 1926 तक चलने वाले हैं। अब इनके शासनकाल के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जो इनके शासनकाल के अंदर हुई हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट घटना आपको ये देखने को मिलेगी कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना घटती है जिसकी आपको पता होगा, जिसे बोलते हैं चौरी चौरा कांड। क्या बोलते हैं? चौरी चौरा कांड बोलते हैं इसे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें आपको पता होगा गोरखपुर के अंदर, हम आपको बता दें कहाँ पर, गोरखपुर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है यूपी के अंदर। गोरखपुर के अंदर, यूपी के अंदर 22 जवानों को जिंदा जला दिया गया था एक थाने के अंदर, ठीक है मेरे भाई। 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। 22 सिपाहियों को जिंदा जलाया गया था। वो कहाँ पर? गोरखपुर यूपी के अंदर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये इस घटना के बाद में होता क्या था कि इस घटना के बाद में महात्मा गांधी जी को सजा होती है, जिनको जेल भी हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको अन्य टॉपिक के अंदर लेकर के आएंगे, जो कि आगे चलेंगे हम, उसके बाद में इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो वायसराय है उनके शासनकाल की घटनाओं को देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी इनके शासनकाल में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो घटना हुई है 1923 के अंदर, आपको पता होगा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी? स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1923 के अंदर, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अगर नेक्स्ट कौन सी घटना इनके शासनकाल के अंदर होती है तो आपको पता होगा 1924 के अंदर एचआरए की स्थापना होती है। किसकी होती है? एचआरए की स्थापना जो होती है 1924 के अंदर होती है। और वो भी किसने की थी? सचिंदर सान्याल ने। सचिंदर सान्याल। अब ये सचिंदर सान्याल जो थे उन्होंने एचआरए की स्थापना की थी। एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कौन सी घटना घटी थी तो आपको पता होगा जो 9 अगस्त 1925 की घटना के बारे में अगर हम आपसे बात करें कि 9 अगस्त 1925 की जो घटना थी उसमें क्या हुआ था, तो हम आपको बताएं काकोरी कांड, अगर आपने सुना होगा, जिसमें यूपी सरकार ने अब काकोरी कांड ना करके उसका नया नाम जो रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, जो कि योगी की सरकार के अंदर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर काकोरी कांड क्या हुआ था? काकोरी कांड, जो कि सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन जा रही थी, जिसे अप डाउन ट्रेन बोलते हैं, वो जा रही थी, उसमें लूटपाट हुई थी और काकोरी कांड उसे नाम दिया गया, बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पर तो आपको पता होगा 1925 के अंदर ही कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष होती हैं, यानी कि 1925 के अंदर पहली बार भारत की जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष होती हैं उनको बोला जाता है सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष का पद निभाया था। कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, जो कि अध्यक्ष बनाई गई थी सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन सी है तो वो आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि भारत की वो कौन सी महिला है जिसे कांग्रेस में पहली बार अध्यक्षता पद मिला था,
तो अध्यक्षता की थी वो सरोजिनी नायडू ने 1925 के अंदर की थी। ठीक है, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी जिनको 1925 में ही अध्यक्षता करने को मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वायसराय की तरफ। अब हम नेक्स्ट वायसराय की बात करें आपसे, तो नेक्स्ट वायसराय जो होंगे आपके वो कौन होंगे? तो नेक्स्ट जो वायसराय हैं वो है जो कि 1926 से लेकर के और 1931 तक चलते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, इनको आप अच्छे से जानते होंगे। 1926 से लेकर के इनका शासनकाल चलता है 1931 तक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इनके शासनकाल के बारे में बात करते हैं कि इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं जो हैं वो घटित हुई हैं, तो आप नोट करते चलिए साथ ही साथ। यहाँ पर 1928 की बात करें, साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन। ठीक है मेरे भाई, साइमन कमीशन जो था वो आया था, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 के अंदर। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इसकी बात करें तो ये एक रिपोर्ट है। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक रिपोर्ट थी जो कि 1928 के अंदर आई हुई थी और इसका विरोध भी किया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे विरोध किया गया था। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। और बात करें हम तो 1928 के अंदर आपको पता होगा HSRA की स्थापना हुई थी। HSRA, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन रिपब्लिकेशन। ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म है। HSRA की स्थापना हुई थी 1928 के अंदर। ठीक है मेरे भाई, कहाँ पर हुई थी? फिरोजा कोटला मैदान में, दिल्ली के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपसे, तो आपकी एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि 1929 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। अब 1929 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ था, तो हम आपको बता देते हैं कि 1929 ईस्वी में लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ? लाहौर के अंदर। इसको विशेषकर ध्यान रखना, लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक घटना घटित होती है कि 31 दिसंबर 1929 के अंदर ही, 31 दिसंबर 1929 को ही रात के 12 बजे हुए थे और रात के 12 बजे लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज्य की यहाँ पर मांग की थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हुआ था वो पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी, यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लेकिन इससे पहले स्वराज की मांग 1906 ईस्वी में हो चुकी है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1930 ईस्वी की बात करें तो 1930 ईस्वी के अंदर आपको पता है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गया था जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था जिसे आप दांडी मार्च भी बोलते हो। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं, 1930 के अंदर ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है जो कि इंग्लैंड के अंदर ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और इंग्लैंड के अंदर प्रस्तुत होता है। इसी प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंदर होता है। ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं वो इंग्लैंड के अंदर ही होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक विशेष जानकारी और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक विशेष जानकारी हम आपको और दे देते हैं। जैसे 5 मार्च, एक घटना और है यहाँ पर कि 5 मार्च 1931। अब इस दिन क्या हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को आपको पता होगा इरविन समझौता हुआ था, जिसे हम इरविन समझौता बोलते हैं। इरविन समझौता बोलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत ही अच्छे से हम आपको इसको समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो में ना सही, लेकिन टॉपिक लेकर के आएंगे उसमें आपको समझाएंगे, लेकिन इसमें घटना के बारे में आपको बताएंगे। इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौता।
अब दिल्ली समझौता भी इसी को कहते हैं, एरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहते हैं। एरविन समझौता में किस किस के बीच में समझौता हुआ था, तो हम आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता जो हुआ था, ठीक है। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ था। यही समझौता हुआ था, इसीलिए इसी समझौता के दौरान माना जाता है कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं, इनको फांसी की सजा हुई थी। तो ये समझौता हुआ था, इसी समझौता में इनको ऐसे शब्द बताए गए थे, ऐसी बातें कही गई थी, इसीलिए कुछ बातें बताई गई थी और विशेषकर ध्यान दिया गया था। तो उसमें ये बातें हुई थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी जाए। तो ये समझौता, इसी समझौते के अंदर ये सब बातें हुई थी। बाकी हम अच्छे से लेकर के आएंगे, उसमें इस समझौते को काफ़ी अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी हम घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं हम कि नेक्स्ट जो वायसराय आएंगे वो हम मोस्ट इंपोर्टेंट वायसराय ले रहे हैं, ये हमने आपको कई बार बता चुके हैं। अब नेक्स्ट जो वायसराय लेंगे वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, इस लाइक के बटन को ऐसा तोड़िए कि ये दोबारा आपको दिखे ना, ऑलरेडी लाइक मिलती रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब नेक्स्ट बात करें हम वायसराय की। तो नेक्स्ट जो वायसराय है वो है लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। ये पता नहीं ब्रिटिश लोग हैं, कैसे कैसे नाम रखते हैं, लेने भी नहीं आते। लॉर्ड लिनलिथगो ये हैं, इनके शासनकाल की अगर हम आपसे चर्चा करते हैं तो इनका शासनकाल 1936 से लेकर के 1944 तक रहा था, ठीक है मेरे भाई। 36 से लेकर के 44 तक इनका शासनकाल रहता है। इनके शासनकाल की घटनाओं के बारे में जरा चर्चा करते हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए कि 1939 के अंदर एक घटना हुई थी, आपको पता है, फॉरवर्ड ब्लॉक करके, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बारे में किसको नहीं पता होगा, ये तो बड़ी जाहिर सी बात है। 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। अब आपको बता दें ये स्थापना जो की थी वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, क्योंकि 1939 के अंदर ही कांग्रेस का अधिवेशन जो किया गया था, दो लोग खड़े हुए थे, पट्टा में सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ना होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। इसीलिए वो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर उन्होंने 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है मेरे भाई। आपको एक और घटना के बारे में हम यहाँ पर आपसे रूबरू करवाते हैं, 1940 की। अब 1940 की ये घटना किसको नहीं पता, क्योंकि 1940 की अगर ये घटना नहीं होती तो आज भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होते। क्योंकि 1940 के अंदर ही आपको बता दें, मोहम्मद अली जिन्ना करके एक व्यक्ति हुआ करता था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन नहीं जानता इसे? मोहम्मद अली जिन्ना करके एक व्यक्ति हुआ करता था जिसने 1940 के अंदर पाकिस्तान की मांग की थी। 1940 के अंदर जिन्ना था जिसने 1940 के अंदर पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान की मांग काफ़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन आया भी है कि पाकिस्तान की जो मांग हुई है वो किस सन में हुई है। तो 1940 के अंदर पाकिस्तान की मांग हुई है। और किसने की है? जाहिर सी बात है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। अगर ये मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग नहीं करता तो आज भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होते। तो अब उस समय पर मांग नहीं होती, पाकिस्तान भारत अलग नहीं होता, तो आज भारत ऐसा नहीं ऐसा दिखता, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान भी आ जाता, ठीक है भाई। 1971 के अंदर जब बांग्लादेश अलग हुआ था भारत से, यानी कि वो टुकड़ा था किसका? पाकिस्तान का, वो भी अलग हो चुका था भारत से। कब वो अलग हुआ था? 1971 के अंदर, ठीक है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर हम अलग चलते हैं। 1942 की बात करें कि 9 अगस्त, क्या हो रहा है आज? वैसे भी मेरी तबीयत खराब है मेरे भाई, लेकिन फिर भी आपके ये कंटिन्यूस चल ही रहे हैं, है कि नहीं? दावा ना थोड़ी तबीयत आप अपना भी ख्याल रखें ना, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से। और 9 अगस्त 1942 की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत किया गया था, चलाया गया था, ठीक है, जो कि 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। ये घटना भी लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल के अंदर होती है। यहाँ पर अगर हम और देखते हैं तो 1942 के अंदर आपको पता होगा क्रिप्स मिशन आया था।
क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन क्या होता है, ये भी एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये भी एक रिपोर्ट है जो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 के अंदर। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट हमारे वायसराय आएंगे वो कौन है, इधर देख लेते हैं हम। जो नेक्स्ट आएंगे उसे बोलते हैं हम लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल जो है वो 1944 से लेकर के 1947 तक रहे थे। अब 1944 से लेकर के 1947 के बीच में इनके शासनकाल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उनके बारे में हम देखेंगे। ऑलरेडी देखते ही आ रहे हैं तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। 1945 के अंदर अगर हम आपसे बात करें तो 1945 के अंदर ऐसा क्या हुआ था, तो आपको पता होगा शिमला समझौता जो है, जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था, जो शिमला समझौता हुआ था वो 1945 के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट अगर घटना की बात करें 1940 की बात करें, 1940 में क्या हुआ था, तो आपको पता होगा कैबिनेट मिशन जो आया था भारत, वो कब आया था, ये एक रिपोर्ट है ये तो। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो है वो कब आया था, 1940 के अंदर कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। ये जो घटना होती हैं वो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल के अंदर होती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट जो वायसराय हैं वो कौन है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। वीडियो अच्छी लगी। नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, अब ये लॉर्ड माउंटबेटन है, इनका शासनकाल की अगर बात करते हैं तो इनका शासनकाल कब से चला था, 1947 से लेकर के 1948 तक इनका शासनकाल रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हम आपसे ये पूछते हैं, ये आखिर हम करते चले आ रहे हैं, ये है क्या, ये क्या है, ये लॉर्ड माउंटबेटन लिख दिया हमने, लॉर्ड वेवेल लिख दिया, ये कौन है। हमने पहले ही बताया था ये वायसराय चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वायसराय। लेकिन यहाँ पर जो भारत के वायसराय जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये जो वायसराय है ये भारत के अंतिम वायसराय कहे जाएंगे, यानी कि भारत के अंतिम वायसराय, अंतरिम वायसराय कौन कहे जाएंगे, यहाँ पर भारत के जो अंतिम वायसराय कहे जाएंगे वो कहे जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन को। क्यों कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो पद स्टार्ट होता है वो फिर से गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो घटना होती है वो होगी आपकी भारत स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र भारत हुआ था इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये बताने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको खुद ही पता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिली, स्वतंत्रता मिलती थी। लेकिन यही क्वेश्चन आता है, मैंने आपको भी बताया था क्वेश्चन कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन आता है कि भारत को स्वतंत्रता मिली थी वो किसके शासनकाल के अंदर मिली थी। तो भारत को स्वतंत्रता मिली थी वो लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल के अंदर मिली थी, ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है, ठीक है। तो इसको विशेषकर ध्यान रखें, इसको नोट कर लेना, ठीक है मेरे भाई। स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद गवर्नर वायसराय का पद चेंज करके फिर किसका लिया जाता है, गवर्नर जनरल का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का, यानी कि भारत का किसका, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। समझ आ जा, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि गवर्नर जनरल का पद फिर से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से वायसराय का पद समाप्त हो जाता है। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे भारत के जिनका नाम है सी राजगोपालचारी, अब श्री राजगोपालचारी ये भी रहे हैं, इनका शासनकाल 1948 से लेकर के 1950 तक रहा, ठीक है मेरे भाई। अब श्री राजगोपालचारी है, यानी कि श्री राजगोपालचारी की बात करें, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है। तो इनके शासनकाल की बात करें तो ये भारत के, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। ये तो ब्रिटिश थे, लेकिन ये कौन हो जाएंगे, ये भारतीय हो जाएंगे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालचारी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इनके शासनकाल की बात करते हैं तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था, इनके शासनकाल में आपको पता है
कि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950, आपको याद होगा कि 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था एक्चुअली। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अपना संविधान क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो इनके शासनकाल के अंदर तो यही घटना होती हैं। बाकी और भी घटना है जो कि इनके शासनकाल के अंदर होती हैं, लेकिन उनको हम किसी और टॉपिक पर लेकर के आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। बाकी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, वो श्री राजगोपालाचारी के शासनकाल के अंदर ही हुआ था। लेकिन इसके बाद में गवर्नर जनरल और वायसराय के पद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि संविधान जब लागू हुआ था, संविधान के उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान बन के रेडी हो गया था, लागू हो चुका था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था, अपने प्रधानमंत्री भी बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे, लेकिन वो गवर्नर जनरल का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है यहाँ से। लेकिन अब तक कोई गवर्नर जनरल इसीलिए नहीं आ जाए क्योंकि फिर भारतीय का खुद का संविधान बन चुका था, वो अपने संवैधानिक रूलों के हिसाब से चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल और वायसराय के पद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। फिर किसके पद रह जाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह के पद, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, इस तरह से शासन फिर लागू हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हमने ब्रिटिश गवर्नर जनरलों के बारे में देखा, वायसराय के बारे में देखा। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक होता है समाप्त आपका। चौथा एपिसोड है इसका, चौथे एपिसोड में हमने इसको समाप्त किया। ठीक है मेरे भाई, अब नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के आएंगे वो हमें कमेंट कर आप बताइए कौन सा टॉपिक लेकर के आए, नहीं तो हम कोई एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट रहे। ठीक है मेरे भाई, चलिए, ये आपको एपिसोड कैसा लगा और ये हमने आपको समाप्त किया। आपने वीडियो पिछली वाली नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।